हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 होगा शायद ये। तो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है। हमने पिछली क्लास में बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी और बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था बच्चों? मेन स्टेटमेंट ये था, ये इसको कॉपी में लिख लो एक बार। क्या था कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। P मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड हाफ रो वी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये हमने पढ़ा था। चलिए, तो इसको ये कांस्टेंट हुआ करती है। इस पर बेस्ड कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, वो काम करती है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है बेटा? फ्लो टेस्ट करने की डिवाइस होती है। जैसे आपके यहाँ मान लो घर में कभी पानी आता है, पाइपलाइन से पानी आता है, समझ गए ना। अब मान लीजिए कभी पानी का प्रेशर कम हो जाता है, पानी का प्रेशर कम हो जाता है, या आपके यहाँ पानी बहुत स्लो आ रहा है, मद्दा आ रहा है, जिसको आपकी लोकल लैंग्वेज पानी मद्दा हो जाता है, तो आप फ़ोन लगाते हो भाई, जल बोर्ड को आपने फ़ोन लगाया, वाटर इंडस्ट्री को, कि भैया भैया हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, आप आके। तो वो क्या करेंगे? एक मीटर हाथ में लेके आएंगे और उस मीटर को फिट करके मेन पाइपलाइन में होल बने होते हैं थोड़े थोड़े, तो उसमें फिट करके वो देखेंगे पानी का फ्लो कितना है, क्या पानी का फ्लो वाकई पे सही है कि गलत है। अब आपके पास पानी कम आ रहा है, तो ये थोड़े ना कि जहाँ से पानी चला वहाँ से लाइन उखाड़ना शुरू कर दें। वो तो जहाँ से लाइन में गड़बड़ी होगी वहाँ ठीक करेंगे। तो वो क्या करते हैं? वाटर लाइन में बीच बीच में चेक करते जाते हैं, उनके जो पॉइंट बने होते हैं। तो जहाँ पे 2 पॉइंट पे फ्लो डिस्टर्ब होगा तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर पाइपलाइन गड़बड़ होगी कहीं पर, तो वहाँ पे सही करेंगे। समझ में आया ना? ये क्या डिवाइस है? मतलब फ्लो को चेक करने की डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा। इन वेंचुरी मीटर the area of a cross section at 2 points are A1 and A2 and pressure difference is H. Derive an expression for the volume of liquid flowing per second. ठीक है ना? तो इधर आई थोड़ा, तो आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। मतलब फ्लो की स्पीड बतानी है आपको, किस रेट से फ्लो हो रहा है लिक्विड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट the rate of flow of liquid by using Venturi meter. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताना है। पढ़िए वेंचुरी मीटर क्या होता है? Venturi meter, it is a device based upon the Bernoulli's theorem. It is used to measure the rate of flow of liquid through a given pipe. ये तो मैंने बता ही दिया, फ्लो के रेट को चेक करने के लिए कि किस रफ्तार से पानी जा रहा है पर सेकेंड, है ना? हाँ सर। ओके, चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन इसका बना लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे ये 2 कंस्ट्रक्शन ट्यूब होती हैं, एक ये ट्यूब होती है, एक ये ट्यूब होती है। इसमें भी एक ऊपर लगा होता है ये कैपिलरी, और एक कैपिलरी बीच में लगी होती है। मतलब कुल मिला के इन दोनों का काम है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका नाम है M और इसका नाम है N। ये जो बड़ी वाली ट्यूब है इसका नाम है A और बड़ी वाली ट्यूब का नाम क्या है? B। क्लियर हो गया ना? ओके, अब क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो इस क्रॉस सेक्शन में ये जो पानी की रफ्तार होगी क्या होगी? V1, यस और नो? और इस पतले क्रॉस सेक्शन में पानी की रफ्तार कितनी होगी? V2। चलिए पढ़िए द कंस्ट्रक्शन। The construction of a Venturi meter is shown in the figure. AV is a horizontal pipe. The middle portion R of it is constricted. हाँ, Two vertical tube M and N are attached to it as shown in the figure. They constitute the manometer arrange. हाँ, ये दोनों जो ट्यूब हैं ये मैनोमीटर बनाती हैं। ओके, है ना? ये जो होती हैं 2 वर्टिकल ट्यूब्स M and N attached to it as shown in figure, they constitute a manometer arrangement. मैनोमीटर मतलब प्रेशर डिफरेंस को नापने वाली डिवाइस, प्रेशर डिफरेंस को नापने वाली डिवाइस। देखो बेटा, यहाँ का लेवल जो आएगा, प्रेशर आएगा, वो क्या आएगा? रो जी H1 जो भी हाइट है, और यहाँ का आएगा रो जी H2। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? रो जी H1 माइनस रो जी H2। तो अगर मैं H को कहूँ H इक्वल टू H1 माइनस H2, तो हाइट के टर्म्स में आप प्रेशर का डिफरेंस नाप सकते हो ना। मतलब इन दोनों की हाइट के टर्म्स में आप प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये मैनोमीटर अरेंजमेंट है। पढ़िए, व्हेन अ लिक्विड say water flow through the pipe AB, then in accordance with the principle of continuity, the velocity of flow at the point A is smaller and that at R it is larger. चलो देखो बेटा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है V1, एरिया ज़्यादा है। तो अपन ने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। बोलो हाँ। तो इस पॉइंट पर ये जो V1 आएगा वो क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर जो V1 बनेगा वो क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? बोलो यस। और यहाँ पर V2 जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? क्लियर ना? V2 ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम और यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा। अब देखो यार, जो टोटल एनर्जी होती है आपको पता होगा कि जो टोटल एनर्जी होती है, अब अगर मैं इन 2 पॉइंट की बात करूँ, इस लेवल पे
ये पॉइंट है चाहे ये लेवल पॉइंट है, देख लो भाई। पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी ना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट दोनों पॉइंट की क्या है, सेम है, यस और नो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब दो चीज बचा, हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल तो दोनों इक्वल है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, केवल खेल किस में होगा, प्रेशर एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। बोलिए यस। तो यहाँ पर पानी की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी भाई। वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, हाफ mv² ज़्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बट ये आंसर को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर एनर्जी को क्या होना पड़ेगा, घट जाएगी। समझ में आया, मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा लिक्विड का, तो देखो ट्यूब ज़्यादा ऊपर जाएगी, और यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा तो ट्यूब कम ऊपर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। क्लियर ना, बस यही कंसेप्ट है। चलो पढ़िए। Therefore according to the Bernoulli's theorem, the pressure at A will be larger than the pressure at R. This case, एक मिनट, Therefore the pressure at A, हाँ, तो इसलिए बर्नौली थ्योरम की सहायता से A पर प्रेशर ज़्यादा और R पर प्रेशर कम, वो मुझे मैंने अभी तरीका बताया, समझ में आया ना। क्लियर। This cause the liquid to rise more in tube M than in tube N. इसलिए ट्यूब M में ज़्यादा पानी चढ़ता है, ठीक है। By measuring the difference in the height of liquid column M and N, we can calculate the rate of flow of liquid through pipe. तो अब रेट ऑफ फ्लो पाइप से पता कर लेते हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए। लेट A the area of cross section of pipe be A1 and the velocity of flow V1 and pressure P1. At R, the area cross section of the tube is A2 and the velocity of flow V2 and the pressure is P2. As the pipe is horizontal according to the Bernoulli's theorem. हाँ, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, एक तरफ की इक्वल टू दूसरी तरफ की। अब बेटा पोटेंशियल तो दोनों की सेम ही है ना, mgh रो जी एच, वो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो केवल यही दोनों बचेंगे, यस और नो। तो P1 प्लस हाफ रो V1² इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2², यस और नो। P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1² माइनस रो V2²। क्लियर है, सुनो। नाउ A1 V1 क्या हुआ करता था, याद है आपको, मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, याद आया कि नहीं आया, मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम होता था कि नहीं होता था। इसी को हम क्या बोलते थे, क्वांटिटी ऑफ वाटर, रेट फ्लो ऑफ रेट, Q m/T इक्वल टू Q। अगर आपको भूल गया A1 V1 तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। मास पर यूनिट टाइम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बोलिए यस। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके, अपॉन T, अपॉन कितना T। चलिए, रो डेंसिटी वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ अपॉन कितना T। अब एरिया अपॉन लेंथ पर यूनिट सेकंड के लिए क्या बन जाती थी, वेलोसिटी, तो रो A1 V1, समझ में आया ना। रो A1 V1 जो बना करता है अपना रो A1 V1। अब यदि आपको पता है कि जो फ्लो हुआ करता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए हर पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी निकलता है हर सेकंड के लिए इक्वल होता है, यस। हाँ, नहीं, पास्कल लॉ तो प्रेशर को इक्वल कहता है ना। हर पॉइंट पर जो फ्लो हुआ करता है वाटर का, मतलब मास कंजर्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ मास से हर जगह जो वाटर निकलेगा वो इक्वल अमाउंट में निकलेगा, जितना पानी जाएगा उतना पानी निकल जाएगा पर सेकेंड, मतलब कि m/T रो A1 V1 इक्वल टू रो A2 V2। तो रो से रो क्या आया था, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और A1 V1 क्या है भाई, A1 V1 दिस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर Q। बैठो बेटा, क्वांटिटी ऑफ वाटर Q, वेयर Q इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। यहाँ पे Q जो है वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है फ्लोइंग पर सेकेंड। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड V1 इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन A1, इस फॉर्मूले से हो जाएगा कि नहीं होगा, और Q अपॉन A2, V अपॉन A1 Q अपॉन A1 और Q अपॉन A2। क्लियर यहाँ तक।
हाँ, पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में P1 माइनस P2 इक्वल्स टू क्या था? P1 माइनस P2 ये था हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर था। वैल्यू पुट कर दो, हाफ रो V2 स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। क्लियर है? रो कॉमन ले लिया, P1 माइनस P2 इक्वल टू P रो Q स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद नाउ डिफरेंस इन प्रेशर जो होता है P1 माइनस P2 किसके इक्वल होता है बेटा? H रो जी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हाइट तो H है ना कॉलम का, H रो जी ये होता है डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर इक्वल्स टू H रो जी। सो H रो जी इक्वल्स टू 1/2, ये सॉल्व कर लेंगे। ओके क्लियर? यस सर। रो Q स्क्वायर, इसको वैल्यू पुट कर दी H रो जी और इसे Q स्क्वायर को साइड कर लिया और ये आंसर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपने पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम का ही एक और ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण प्रयोग है, उसी का यूज़ है, एप्लीकेशन है, जिसको बोलते हैं टोरिसेली थ्योरम। क्या बोलते हैं? टोरिसेली थ्योरम। पढ़िए इसको। टोरिसेली थ्योरम। Torricelli theorem, the velocity of a flux is equal to the velocity that a body acquires when allowed to fall freely from a rest through a height equal to the depth of the hole below the free surface of the liquid. The velocity of a flux is equal to the velocity of that body acquires when allowed to fall freely from a rest through a height equal to the depth of the hole below the free surface of the liquid। ये कह रहा है बेटा कि आपके पास कोई कंटेनर है। क्या है? कोई कंटेनर। इसमें यहाँ पे आपने होल किया हुआ है, तो इस पॉइंट से निकलने वाला जो पानी है वो जो निकलता है उस पानी को बोलते हैं एफ्लक्स। क्या बोलते हैं? उसकी जो रफ्तार है उसका कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है पानी के निकलने की रफ्तार, वो कितनी हुआ करती है? वो ठीक उतनी ही होती है जितनी वेलोसिटी कोई पार्टिकल नीचे जाने पर गेन करता है, जितनी उसकी डेप्थ है। तो अगर आप नॉर्मली मैकेनिक्स की बात करो तो h हाइट तक जाने में कोई पार्टिकल जो वेलोसिटी गेन करता है वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू √2gh। अगर h हाइट से आप किसी बॉल को फेंक दो तो नीचे जब टकराती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा? v इक्वल टू √2g होती है। तो जितनी हाइट में गिरने में पार्टिकल फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है, और ये फंडा ये है कि तो जितनी हाइट से ये गिरेगा तो किसी पार्टिकल को गिरने में जितनी वो वेलोसिटी गेन करता था उतनी वेलोसिटी से यहाँ एफ्लक्स निकलेगा, ये कह रहा है। अब इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ दो। द वेलोसिटी ऑफ जाने में जितनी वेलोसिटी गेन करता था हाँ उतनी वेलोसिटी से गिरेगा यहाँ से, ये चीज़ कह रहा है। तो द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एक्वायर्स, मतलब प्राप्त करना, व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द हाइट इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द होल, मतलब जितनी हाइट गिरता है बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। समझ में आया? चलिए पढ़ो। लेट the liquid is filled in a jar up to the height h, and from the surface there is a hole below depth h. The velocity by the liquid emerges from the hole is called the velocity of efflux. एक मिनट। लेट द लिक्विड इज फिल्ड इन ए जार अप टू अ हाइट h. From the free surface there is a hole below depth h. कह रहा है, डायग्राम बनाया है क्या? हाँ बनाया हुआ है। चलिए देखिए, मान लो बेटा कि h हाइट तक एक पानी भरा गया है, समझ गए ना? h हाइट तक पानी भरा गया है, ठीक है ना? h हाइट तक आपके पास पानी भरा गया है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा सा गलत बोल गया बेटा। यहाँ पे जो ये स्मॉल h होता है ना, ये यहाँ तक की ज़मीन से लेके हाइट नहीं है, वो फ्री सरफेस से, मतलब जहाँ खुला हुआ है पानी वहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ है। बस इतना चेंज कर लो। h ज़मीन से लेके इधर की हाइट नहीं होती है, वो कैपिटल h। हाँ वो कैपिटल h है। स्मॉल h जो है ऊपर से लेके फ्री सरफेस से लेके यहाँ तक, ठीक है ना? तो अगर कोई नॉर्मल पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिरेगा
तो कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा, वही v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। हाँ सर। तो यहाँ से जो पानी निकलेगा उसके ऊपर की हाइट कितनी है, 2gh है, 2gh। तो इसलिए यहाँ से वेलोसिटी कितनी निकलेगी, अंडर रूट 2gh। बस ये चेंज हुआ है, नीचे की जगह ऊपर लेना है ना, ये गलती कर दी मैंने। तो एक लिक्विड है, मान लो उसकी टोटल हाइट कितनी है, h है। आपने h में स्मॉल h गहराई नीचे एक सुराख किया, यह सुराख, यस सर। ठीक है ना, और ये आपने इतने नीचे एक सुराख कर दिया है। तो नीचे वाली डेप्थ कितनी बची, h माइनस एच, टोटल h में से स्मॉल h है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, क्लियर हुआ, इधर से पानी निकलना शुरू हो गया। हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो पानी निकलेगा, एफ्लक्स निकलेगा, इसको एफ्लक्स बोलते हैं। इस एफ्लक्स की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, अंडर रूट 2gh, ये लेके आना है। चलो करें, चलिए पढ़िए। द वेलोसिटी The velocity of by the liquid emerges from hole is called velocity of efflux. Now the No. kinetic energy of free surface is zero and potential energy is maximum. देखो बेटा, तो अब मैं फ्री सरफेस की बात करूं, फ्री सरफेस में 3 टाइप की एनर्जी होंगी, प्रेशर एनर्जी P, potential energy प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है P, P। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मान लो बेटा mgh, हाँ सर। है ना, mgh। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, रो जी एच होती है कि नहीं होती है, Yes, sir। रो जी एच। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। सर क्यों होगी 0, पानी रुका हुआ है बेटा, हाँ सर। पानी रुका हुआ है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि भाई ये पानी रुका हुआ है, अब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, हर पॉइंट पर एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर अपनी कितनी आ गई, P प्लस रो जी एच, सॉरी बेटा कैपिटल H लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की हाइट कितनी है, कैपिटल जीरो अपन H। kinetic energy। हाँ, पानी रुका हुआ है ना ऊपर का, 0। और P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पढ़ो, वेयर P, Where P is atmospheric pressure and रो, rho is density of liquid। हाँ बिल्कुल सही है। Similarly, the energy per unit of volume of liquid at the hole। अब यहाँ पर एनर्जी निकालो, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो काउंट होगी क्योंकि देखो कितना बन चुकी है, mgh माइनस एच, हाँ सर। और काइनेटिक एनर्जी भी काउंट होगी, फ्लो हो रहा मतलब फ्लो हो रहा मतलब मूविंग है। तो देखो बेटा क्या प्रेशर एनर्जी कितनी है, P, प्रेशर एनर्जी P। अब आप कहोगे सर प्रेशर नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ भाई, हवा है ना, खुला हुआ है ना, सुराख है, तो कितना प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर का ही लगेगा। हाँ सर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी बनी, P। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच माइनस एच। वैसे क्या होती है, रो जी एच, M क्यों नहीं mgh? बेटा पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो ना, अच्छा हाँ। तो पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे mgh, बट वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम ही क्या बन जाता है, रो बन जाता है, डेंसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो रो जी एच माइनस एच। नाउ अगेन बाय द बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी इस पार्ट की और टोटल एनर्जी इस पार्ट की क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी। होगी सर। चलो प्रेशर से प्रेशर, Tension। तो रो जी एच इतना आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर। तो रो जी एच इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस रो जी एच। देख बेटा अब इसको ओपन किया तो रो जी एच से रो जी एच क्या हो गया, कैंसिल, यस और नो। तो हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, रो जी एच, रो से रो कैंसिल, वी हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2gh, 2 ऊपर चला गया ना, Yes sir। वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो वी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 2gh। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए एक बार अच्छे से, Write the अब पढ़िए। surface व्हाट डू tension। यू मीन बाय कैपिलैरिटी, डिराइव द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लिक्विड बाय कैपिलरी राइस मेथड। कैपिलरी राइस मेथड का यूज़ करके आपको बताना है कि सरफेस टेंशन क्या होता है? कितना होगा, कितना होता है? ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि जब आप किसी बाती को पानी में डाल देते हो तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ा करता है, उस Capillary। एक्शन को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। पानी जो ऊपर चढ़ता है वो कहलाता है कैपिलरी राइस, ठीक है ना। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरिटी पढ़िए क्या होती है, फिनोमेनन, The phenomenon of rise or fall of liquid in a capillary tube is known as capillarity। बिल्कुल सही। किसी लिक्विड का ऊपर जाना या नीचे आना कहलाता है कैपिलरिटी। पढ़िए, लेट अ यूनिफॉर्म, Let a uniform capillary tube of radius r be immersed into a water and water rises up at to height h। ठीक है। आपने ये पानी था, पानी में आपने इतने पानी के लेवल में आपने कैपिलरी डाल दी, तो जैसे ही आप डालोगे तो आपको पता है पानी ऊपर चढ़ता है। हाँ। तो पानी एक सर्टेन लेवल तक, कैपिलरी मतलब बात ही ना। वही नहीं, पतली सी एक ट्यूब आती है, बहुत पतली, ठीक है ना, उसको कैपिलरी बोलते हैं। हाँ सर। अब बाती तो डुबा नहीं सकते अपन, मुड़ जाएगी, इसलिए कैपिलरी ट्यूब आती है ना, एच। द मेनिस्कस is concave in the tube and its radius is nearly equal to the radius of capillary। हाँ ठीक है, आगे पढ़िए। The surface tension of liquid acts at the point of contact of meniscus along the direction of tangent making an angle theta with the wall of tube। देखिए सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियल लगता है,
तो कैसा लगेगा, ये अंदर की तरफ इधर लगेगा और ये इस तरफ ये लगेगा। बोलो क्लियर। यस सर। इनसाइड कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, क्लियर है ना, थीटा एंगल बनाते हुए, समझ में आया। यस सर। ये इस वॉल ऑफ द ट्यूब से थीटा एंगल बनाते हुए लगेगा। कहाँ तक पढ़ गया था, रेडियस ऑफ द कैपिलरी विथ थीटा एंगल विद द ट्यूब, बस। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल्स टू T। हाँ, अब देखो जितना यहाँ पे ये सरफेस, यहाँ पर ये जो टेंशन लग रहा है, टेंशन के अपोजिट में क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स। हाँ सर। टेंशन के अपोजिट में, क्योंकि ये एक्शन पेयर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, बाहर की तरफ रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो जितना रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अब दो पार्ट इसके ब्रेक कर लो, एक टूटेगा थीटा की डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और एक थीटा के अपोजिट में क्या, टी साइन थीटा। अब इधर भी ऐसे, इधर भी टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। देखो टी साइन थीटा इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। बट टी कॉस थीटा हर पॉइंट पर लगेगा, हर पॉइंट पर। आपको मैंने 2 पॉइंट दिखाए हैं, मतलब टी कॉस थीटा हर पॉइंट पर लगेगा। मतलब नेट फोर्स जो बनेगा अपवर्ड कितना बनेगा, टी कॉस थीटा। पढ़ो नाउ अकॉर्डिंग टू द, ये हो गया, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू हो गया। हाँ। Resolving R, we got horizontal components R sin theta and T sin theta. r sin theta horizontal components r sin theta equal to t cos theta acting diametrically opposite around the meniscus, hence their resultant will be 0। t sin theta का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हर जगह लग रहा है वो t sin theta। केवल किसका कंपोनेंट का फोर्स बनेगा, t cos theta, ठीक है ना। हाँ, पर ये एंड वर्टिकल कंपोनेंट r cos theta इक्वल टू t cos theta एक्टिंग अपवर्ड। तो बेटा ये तो मैंने 2 पॉइंट दिखाए, टोटल पॉइंट कितने होंगे इसकी पेरीफेरी में, 2 पाई आर। तो टोटल 2 पाई आर लेंथ में लगेगा। यस, सो एक्टिंग अपवर्ड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द मेनिस्कस ड्यू टू विच द वाटर राइसेस, द टोटल फोर्स विच राइज द वाटर, टोटल फोर्स जो लगेगा दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। कहाँ पर लगेगा, 2 पाई आर पर। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, समझ में आया ना। 2 पाई आर क्यों मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि ये टोटल सर्कमफेरेंस है जहाँ पे टी कॉस थीटा एक्ट कर रहा है। क्लियर। हाँ सर। नाउ द अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द वाटर। जो अपवर्ड फोर्स होगा वो कौन बैलेंस करेगा, नहीं तो पानी ऊपर ही जाता जाएगा। तो ऊपर की तरफ लग गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, इसको कौन बैलेंस करेगा, वेट ऑफ द वाटर, mg। कौन वेट कर इसको, वेट ऑफ द वाटर, है ना। इट कैन बी, सो 2 पाई आर हैज बीन, ये तो हो गया। नाउ द अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ द वाटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर रेज्ड into volume of the water raised equals to volume of the water to height h, volume of the water in meniscus। ठीक है भाई, तो जो टोटल हाइट कितनी रेज किया, देखो यहां से लेके यहां तक कितना पानी रेज हुआ है वो। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल वॉल्यूम रेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट हाइट h प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस। ठीक है, तो इधर से इसको रोक लो, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस हाइट एच आर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फिल्ड विद एयर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रेडियस हाइट आर, सिलेंडर ऑफ रेडियस हाइट आर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फिल्ड विद एयर। हेमिस्फीयर फिल्ड विद एयर, अच्छा जो हेमिस्फीयर एयर के साथ फिल्ड हो रहा है, सही है। तो मेनिस्कस का वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस हाइट आर के सिलेंडर का वॉल्यूम, हाइट आर के सिलेंडर का वॉल्यूम, आर क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। Now the volume of the water rise that is equals to pi r square h, height h और प्लस ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। ओके, ये पाई आर स्क्वायर एच है, टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइट एच तक का है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन मेनिस्कस का वाटर जो है इतना आ जाएगा, इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया। नाउ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू mg, तो m के साथ g का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना रो के साथ मल्टीप्लाई हो करके ये g के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नाउ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो h प्लस 1/3/r। नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपवर्ड फोर्स जो होगा डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगा, तो 2t cos थीटा r इक्वल्स टू हो जाएगा डाउन, टोटल ओवर फोर्स डाउनवर्ड ये आ जाएगा। और इससे क्या आ जाएगा अपने पास, r की वैल्यू निकाल लेंगे अपन।
यस, तो टी की वैल्यू आ गई। सिंस r/3 नेग्लिजिबल, तो r/3 को नेग्लिजिबल मान करके ये मान के प्योर वाटर के लिए cos थीटा 0 डिग्री होता है, क्लीन ग्लास के लिए cos t इक्वल्स टू इतना हो गया। तो टेंशन का, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया है कुल मिलाकर के इस तरीके से। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। अ 50 किलोग्राम गर्ल kg girl wearing high heel shoes that balances one on a single heel. The heel is circular with diameter 1 centimeter. With what is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? बहुत ही सिंपल है भाई, लड़की खड़ी हुई है तो नीचे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, mg, और mg पर यूनिट एरिया, और हील का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई मास दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल ली, mg निकाल लिया, फोर्स न्यूटन में, और फोर्स इक्वल प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है भाई, आ जाए तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। टोरिसिली बैरोमीटर यूज्ड मरकरी, पास्कल डुप्लीकेटेड इट, फ्रेंच वाइन, क्या बात है, वाइन का बनाया है, मतलब मरकरी की जगह वाइन भर दी है इसने बैरोमीटर के अंदर। तो बैरोमीटर की डेंसिटी कितनी, बैरोमीटर के अंदर वाइन की डेंसिटी कितनी, 984 किलोग्राम मीटर क्यूबिक, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। समझ गया ना। कह रहा हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, बताइए हाइट ऑफ द वाइन कॉलम क्या होगी। तो क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, बोलिए हाँ। अब प्रेशर एटमॉस्फेयर का कितना होता है, 1 atm, 1 atm को पास्कल में बदल लो, कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5, बोलिए हाँ। पारा हुआ करता था तो हाइट आती थी 76 सेंटीमीटर, समझ गए ना। अब अपन को हाइट निकालनी है, पारा नहीं भरा है, वाइन भरी हुई है ना, फ्रेंच वाइन, इतनी महंगी वाइन भरी है बेचारे ने। चलो देखो, तो रो की वैल्यू पुट कर दो। रो की वैल्यू कितनी दी गई है, 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, 84 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, क्लियर हुआ। एंड मल्टीप्लाइड बाई रो के बाद जी कितना 9.8। एक्सपेरिमेंट तो धरती पे ही कर रहे हो ना। एच की वैल्यू बेटा एच रख दो, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लोगे, आंसर कितना 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इन अ टेस्ट experiment on a model aeroplane in a wind tunnel. Wind tunnel. The flow speed on the upper and the lower surfaces of the wings are 70 meter per second and 63 meter per second respectively. What is the lift on the wing if the area is 2.5 meter square? Take the density of air to be 1.3 kilogram meter per cube. चलिए, तो मतलब बेटा आपको क्या आगे एक एरोप्लेन दिया गया है, एरोप्लेन के ऊपर की आपको स्पीड दी गई है, जो स्पीड ऊपर से हवा निकल रही है उसकी स्पीड है कितनी, 70 मीटर पर सेकेंड, और जो नीचे हवा जा रही है वो कितनी है, 63 मीटर पर सेकेंड। ऊपर स्पीड ज़्यादा है, जहाँ स्पीड होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, तो ऊपर का प्रेशर कम और नीचे का प्रेशर ज़्यादा, समझ गए ना। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड, कम है ना, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, याद आया है ना। तो ऊपर, हाँ घर वाला केस, छप्पर उड़ जाती है, तो एरोप्लेन लिफ्ट होगा, एरोप्लेन क्या होगा, लिफ्ट होगा। तो वही आपको फोर्स निकालना है कि कितने से, हाँ व्हाट इज द लिफ्ट, कितने का लिफ्ट लगेगा, एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हमको लिफ्ट फोर्स निकालना है, निकालते हैं लिफ्ट फोर्स। तो दोबारा आ गया। देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, बर्नौलीज़ थ्योरम का बेहतरीन यूज करेंगे। तो बर्नौलीज़ देखिए, V1 दिया है 70, V2 दिया है कितना 63। V1 मतलब ऊपर वाली स्पीड और V2 मतलब नीचे वाली, V1 ऊपर वाली, V2 नीचे वाली, क्लियर ना। चलिए एरिया कितना दिया गया बेटा, इतना, और डेंसिटी कितनी दी गई है, इतनी दी गई है, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज़ थ्योरम हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1, रो को डी कर दिया, डोंट वरी। काइनेटिक एनर्जी, जब सर पोटेंशियल क्योंकि सेम लेवल पे होता है ना, तो पोटेंशियल के दोनों टर्म कट गए, तो हाफ रो डी V1 स्क्वायर प्लस रो 1 P1 इक्वल टू हाफ। पोटेंशियल काइनेटिक के कटने चाहिए ना, क्यों काइनेटिक के क्यों कटेंगे, एनर्जी तो दोनों की अलग अलग है ना, अच्छा वेलोसिटी तो अलग अलग है, पोटेंशियल सेम होगी h हाइट पर, क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर है। तो प्लस P1 प्लस P2, चेंज इन प्रेशर P1 माइनस P2 इक्वल टू डी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर। ये आ गया चेंज इन प्रेशर, यस और नो। नाउ प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन कितना, एरिया। तो फोर्स इक्वल टू कितना, प्रेशर इनटू एरिया,
बोलो हाँ। हाँ सर। इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा P1 माइनस P1 P2, P2। ये इफेक्टिव प्रेशर है हाँ सर। ना। तो इफेक्टिव फोर्स कितना लगेगा P1 माइनस P2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दे बेटा dV2 स्क्वायर V1 स्क्वायर इंटू ए। 1/2 की जगह 1/2 डेंसिटी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है, पुट करके आंसर आ गया। आंसर कितना 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। समझ गया ना। माइनस का मतलब लिफ्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स है। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट है मतलब। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। लिफ्ट फोर्स बन जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत। चलो ओके, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। कुछ पूछना क्या इसमें? नहीं पूछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। बट व्हाट What is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 mm at the room temperature? ठीक। Surface tension of the mercury at the temperature 20 degrees Celsius is ठीक 4.6 into 10 to the power minus 1 Newton per meter square. The atmospheric pressure is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. चलो भाई, तो भैया दोनों चीजें पूछी गई हैं। ऑल्सो गिव द एक्सेस प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर, एक तो प्रेशर पूछा गया है और दूसरा एक्सेस प्रेशर पूछा गया है। समझ गए ना। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 2T/R। तो 2 दिया है, T की वैल्यू दी गई, सरफेस टेंशन की। प्रेशर मतलब सर अतिरिक्त प्रेशर, वही जो आपको डिराइव कराया था ना मैंने, जिस प्रेशर से वो बाहर आता है। ठीक है सर। समझ गया ना। रेन ड्रॉप वाला ना। हाँ वो फूलती है ना ड्रॉप, हाँ वही। तो 2T/R, ड्रॉप के लिए 2T/R और बबल के लिए 4T/R। तो ये वो वैल्यू पुट कर दिया, इतना आ गया। अब टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से एटमॉस्फेयर लगाएगा और प्लस एक्सेस प्रेशर, तो दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। अ ड्रॉप A drop of liquid is broken into 8 smaller identical drops. हाँ. If the radius of a bigger drop is r and the surface tension of liquid is t, then calculate the work done for this process. बहुत सिंपल है भाई। क्या निकालना आपको? वर्क डन निकालना है। नाउ चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया। बस यही करना है। सरफेस टेंशन गिवन है, हाँ सर। एरिया का चेंज निकाल लेना है आपको। हाँ सर। अब एरिया का चेंज कैसे निकालेंगे? पहले बिगर ड्रॉप की रेडियस कितनी थी? R। छोटी ड्रॉप की रेडियस कितनी थी? स्मॉल r। बड़ी ड्रॉप को आपने तोड़ करके 8 स्मॉल ड्रॉप में बदल लिया। बोलो हाँ। हाँ सर। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 8 स्मॉल r क्यूब। बोलो हाँ। यानी कैपिटल R इक्वल टू 8 R क्यूब का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट 2 और इसका कितना? स्मॉल r। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो छोटी ड्रॉप ये हो गई है। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना है चेंज इन एरिया। ये देखिए बेटा जी, हाँ तो अपने पास क्या आ गया बेटा? अपन ने निकाला अभी जस्ट अभी पीछे कि कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल r। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R/2। यस और नो? नाउ बड़ी ड्रॉप का एरिया क्या होगा? 4πr² होगा कि नहीं होगा? छोटी ड्रॉप का एरिया कितना होगा बेटा? 8 इन छोटी ड्रॉप का एरिया जो होगा फाइनल एरिया दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स, गलत लिखा है बेटा, 4π स्मॉल r²। भाई 8 छोटी बूंदे हैं ना, बड़ी थोड़ा ना बन जाएंगी। कहाँ से आएगा इतना पानी? पानी नहीं है। तो 4π r की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? कैपिटल R/2। तो बेटा r का 2 का स्क्वायर करो, क्यों निकाला? यहाँ से निकाला था ना। R/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 r स्मॉल r की जगह R/2, R/2। तो कितना आ गया बेटा? सॉल्व हो करके देखो। बिल्कुल सही, 8πr² आ गया। चेंज इन एरिया इक्वल टू बड़ा एरिया 8πr², छोटा एरिया 4πr² इक्वल टू कितना हो गया? 4πr²। यस और नो? बस मैंने ये पीछे ये फॉर्मूला तो लिखा था कि वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Two capillary tubes of diameter 2 mm and 2.5 mm respectively are placed one by one vertically in the water. If the water rises to a height of 1.4 mm in the second tube, then what will be the rise of water level in the first tube? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला कैपिलरी राइज का फॉर्मूला लगना है ना। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला मैंने लिखाया था R इक्वल्स टू H करके। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला, रेडियस दी गई है H इक्वल टू, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला देखिए H इक्वल्स टू H का फॉर्मूला चलो कोई बात नहीं दिया है इसमें फॉर्मूला। आप इतना याद कर लो बच्चों की जो कैपिलरी का फॉर्मूला होता है, कैपिलरी राइज का हाइट का फॉर्मूला ये होता है राइज, ठीक है ना। 2t cos थीटा बाई r होता है। क्या होता है? 2t cos थीटा बाई r, ठीक है ना। मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर मतलब रेडियस, हाँ या ना। तो रेशियो रूल बनाओ, h1 अपॉन h2 क्या बन जाएगा, r2 बाई r1, बस यही लगा दो। तो r1 की वैल्यू निकाल लो बेटा, कितना होगा 1 mm, r2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1.25, बोलो हाँ। अच्छा h2 गिवन है बेटा, देखो h2 गिवन है, इफ द वाटर राइजेस 11.4 mm इन सेकेंड केस, तो h2 दिया है 11.4, समझ में आया ना। आपको निकालना है h1 निकालना है, क्या निकालना है h1, तो वही फार्मूला लगा दो, h1 अपॉन h2 इक्वल टू r2 अपॉन r1। डायरेक्ट वही फार्मूला भी तो लगा सकते हैं ना, वो लगाओगे तो वो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, वो भी आ जाएगा भाई। आप उसमें h1 करोगे तो कितना आएगा 2t cos थीटा अपॉन r1, बोलो हाँ। और h2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वो भी आएगा 2t cos थीटा अपॉन कितना r2, बोलो यस और नो। तो ये कैंसिल, देखो 2t से 2t, cos थीटा से cos थीटा, पलटी मार के r2 ऊपर r1 नीचे, तो बनेगा तो यही ना, नहीं बनेगा बनेगा बस हो गया। तो आंसर कितना सॉल्व करके 14.25 mm, डन। तो ठीक है भाई, ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई करेंगे अगली क्लास में, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।